हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th की पाठ्यपुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 7वां है। यहां पर हम लोग बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं अध्याय का पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग यूरोप की बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं को जानेंगे। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। यहाँ पर रहने वाले जो नगरों के लोग हैं, इनकी मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आ रहा था और ये लोग अपने आप को गांव के लोगों से अधिक सभ्य मानने लगे थे। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जो है, ये कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। देखिए, थोड़ी बहुत स्वायत्तता का मतलब ये है कि पूर्व के समय में, मध्य युग में, यहाँ पर सामंती व्यवस्था थी। तो सामंती व्यवस्था में जो पादरी वर्ग है, सामंत वर्ग या अभिजात वर्ग है, और नीचे कृषक वर्ग आता था। तो ये बाद बाकी दो वर्ग हैं, यानी पादरी वर्ग और सामंत वर्ग, ये तीसरे वर्ग का हद से ज़्यादा शोषण करते थे। लेकिन जब जैसे ही नगरीय पद्धति स्टार्ट हो गई है, अब चूंकि नगरों में तो आर्थिक गतिविधियाँ भी बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर अब शोषण करना आसान नहीं है। एग्रीकल्चर में शोषण करना आसान था क्योंकि वहाँ पर जो भी जागीर होती थी, मैनर की जागीर, वो सामंत की होती थी, लॉर्ड की होती थी, तो उसी में ही काम करना होता था। अब यहाँ पर क्या है, लोग स्वायत्त हो गए हैं, लोगों को अपना पेशा चुनने का अधिकार हो गया है और आर्थिक गतिविधियाँ भी अपने अकॉर्डिंग करने लगे हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे, यानी अमीर और अभिजात वर्ग के लोग जो हैं, ये कलाकारों और लेखकों को आश्रय प्रदान करते थे। इसी समय प्रिंटिंग का भी आविष्कार हो गया है, मुद्रण का आविष्कार हो गया है। तो ऐसे में लोग अपने विचारों को लिखकर, छापकर दूर दराज तक पहुंचा सकते थे। तो ऐसे करके यहाँ पर जन चेतना भी उभरी है। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी है और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। देखिए, हर देश के संदर्भ में या हर समाज के संदर्भ में कुछ ऐसी संस्कृतियां होती हैं, कुछ ऐसे साम्राज्य होती हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा आधुनिक होते हैं। जैसे अपने भारत में ही देख लो, तो भारत में एक तो मौर्य साम्राज्य, प्राचीन भारत में गुप्त पीरियड है, तो बहुत ज़्यादा इन्हें एडवांस माना जाता है, कला की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, या फिर कह सकते हैं शासन की दृष्टि से। तो ऐसा ही यहाँ पर है। यूरोप के संदर्भ में यूनानी एम्पायर है, यूनानी साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य, इनको भी बहुत विशिष्ट माना जाता है और इनके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सम्मान की भावना से लोग इन्हें देखते हैं। तो लोग अपनी जो आधुनिक दुनिया है, आधुनिक दुनिया को यूनानी और रोमन प्राचीन दुनिया से कंपेयर करने लगे थे। तो अब आप लोग यहाँ पर पॉइंट कुछ नोट करेंगे। पहला पॉइंट आपका आएगा, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। यह आपका पहला पॉइंट हो गया। इसका पहले का पहला सब पॉइंट, नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। सेकंड सब पॉइंट, नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। तो आपके ये पहले के दो सब पॉइंट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर कुछ चीजें और हुई हैं, क्योंकि इसी समय जो वैज्ञानिक सोच है वो भी सामने आई है। जैसे पहले क्या था, पहले जो ईसाइयत के विचार थे, ओल्ड टेस्टामेंट वाले विचार थे, वही लोगों पर थोपे हुए थे और लोग उनसे बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन अब चूंकि वैज्ञानिक चिंतन स्टार्ट हो गया है, तो जो धर्म में लिखी हुई बातें हैं, ईसाइयत में लिखी हुई बातें हैं, उनका भी खंडन होने लगा है। यानी चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे। तो यहाँ पर यह भी परिवर्तन आया है। इसके अलावा थोड़ा सा धर्म को लेकर भी यहाँ पर कह सकते हैं छूट मिली है। लोग अपनी इच्छा के अनुसार धर्म चुन सकते थे। तो यहाँ पर आपका पहले का थर्ड सब पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे, चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे। इसके अलावा एक विचार और था। पहले के समय जो यूरोप के लोग थे, वो एक विचार ये रखते थे कि भूमध्य सागर जो है वो विश्व का केंद्र है। यानी इनकी मान्यता यही थी, क्योंकि इन्होंने अपने आसपास भूमध्य सागर ही देखा था और इसी के जरिए इनका व्यापार होता था मोस्टली। तो ये मानते थे कि भूमध्य सागर ही पूरी दुनिया का केंद्र है। तो इस विचार के पीछे ये मानता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है। तो बाद में इस अवधारणा का भी खंडन हुआ, इस विचार का भी खंडन हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पर इतिहास के बारे में बताया गया है कि 14वीं शताब्दी का इतिहास हमें कैसे प्राप्त हुआ है।
तो 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री दस्तावेजों, मुद्रित पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों तथा वस्त्रों से प्राप्त होती है। देखिए, इतिहास के जो सोर्सेस हैं इनमें वही सब पुराने सोर्सेस हैं, लेकिन कुछ सोर्सेस नए हैं, उनको आप में ध्यान रखना है। सबसे मेन सोर्स है यहाँ पर मुद्रित पुस्तकें, यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार की वजह से यहाँ पर पुस्तकों का मुद्रण होने लगा। ये कुछ चीज़ें होती हैं, विशिष्ट चीज़ें होती हैं जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पुराने संदर्भ में, यानी मान लीजिए प्राचीन इतिहास को लिख रहे हैं और वहाँ पर आप कहते हैं मुद्रित पुस्तकें, अगर वहाँ पर आप मुद्रण को लिखेंगे तो आपकी गलती पकड़ी जाएगी और ऐसे में आपको वहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। किसी भी विशेष कालखंड का अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो जो भी चीज़ें हैं या जो भी हम चीज़ें बताएं तो वो चीज़ें ऐसी हों जो उससे मेल खाती हों। तो यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पर आएगा, 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए दस्तावेजों, मुद्रित पुस्तकों, यानी कि यहाँ पर आप ऐसे लिखना, 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री दस्तावेजों, मुद्रित पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों तथा वस्त्रों से प्राप्त होती है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि हमें यहाँ की जानकारी कैसे प्राप्त हुई है। अब देखिए, यहाँ पर एक 19वीं शताब्दी में एक इतिहासकार हुए हैं। तो 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने, एक इतिहासकार तो बाद में हुए, यानी एक शब्द यूज किया है, यह है रेनेसा। और ये रेनेसा शब्द जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रेनेसा से संबंधित आपके मेंस में भी प्रश्न आता है। आपकी जो हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहाँ पर भी कई बार पूछा गया है। रेनेसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेनेसा का अर्थ होता है पुनर्जन्म, लेकिन हिंदी में इसको पुनर्जागरण के अर्थ में उपयोग करते हैं। तो 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा शब्द का प्रयोग किया जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। यानी 19वीं शताब्दी के जो इतिहासकार हैं इन्होंने कौन सा शब्द, रेनेसा शब्द, जिसका ब्रैकेट में शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म और हिंदी में पुनर्जागरण, तो ये शब्द का प्रयोग किया है जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यूरोप में 14वीं शताब्दी का युग जो है पुनर्जागरण का युग माना जाता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विद्यालय के इतिहासकार जैकब वर्कहार्ट ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। यानी कि एक इतिहासकार का नाम भी यहाँ पर लिख दीजिए, कौन है इतिहासकार, जैकब वर्कहार्ट। इन्होंने इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है रेनेसा पर। तो ये आपका पहला सब पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे। तो आप रेनेसा शब्द पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है तो ये बता देंगे, जैकब वर्कहार्ट ने सबसे ज़्यादा इस पर काम किया है, इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। देखिए, जैकब वर्कहार्ट जो थे, ये बताया किसके शिष्य हैं, ये लियोपोल्ड वान राके के विद्यार्थी थे, शिष्य थे। लेकिन इन्होंने इनके मतों को खारिज कर दिया। इनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति सब कुछ नहीं है, इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृत से है जितना राजनीति से। यानी इन्होंने सांस्कृतिक पहलू पर भी बल दिया है। इतिहास लेखन में इन्होंने सांस्कृतिक पहलू पर भी फोकस किया है, ये इनकी खास बात रही है। 1860 ईस्वी में वर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना की और इसमें उन्होंने बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। यानी यहाँ पर एक मानवतावादी संस्कृति की यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है। तो देखिए, यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग सेकंड सब पॉइंट पहले लिख लेंगे। इसमें लिखेंगे 1860 ईस्वी में वर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, इसमें उन्होंने बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में एक प्रकार की मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। इटली के नगरों में किस प्रकार की नहीं, एक प्रकार की मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। तो ये आपका तीसरे का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, मानवतावादी का अर्थ क्या है वो हम आगे स्पष्ट करेंगे। देखिए, मानवतावादी का मतलब ये है, यानी यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। जैसा कि ये बात शुरुआत में स्पष्ट हो गई थी, नगरों में लोगों को शासकों से और जो पादरी वर्ग है इससे स्वायत्ता प्राप्त थी। इसी से ये बात स्पष्ट हो गई है कि भाई लोग अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अपना पेशा चुन सकते थे, अपनी चुनने की आज़ादी थी। तो इन्हें इस समय को या इस तरह की जो मानसिकता है लोगों की, उसको मानवतावाद बोला गया है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। ये बात यहाँ बताई गई है। तो मानवतावाद का आशय ये है कि लोग अगर स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, अपना चुनने की आज़ादी है, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रवृत्ति है उसको उन्होंने मानवतावाद के घेरे में रखकर देखा है। तो देखिए, यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई होगी। आपने तीसरा पॉइंट जो है और तीसरे के दोनों सब पॉइंट है वो नोट डाउन कर लिए हैं। अब देखिए, अगली जो हेडिंग है आपकी, ये आ जाती है इटली के नगरों का पुनरुत्थान।
यहाँ पर आपकी हेडिंग है इटली के नगरों का पुनरुत्थान। यहाँ पे बताया गया कि पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का जो पोप है, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना ज़्यादा मजबूत भी नहीं था, तो जिससे कि उसकी बात मानी जाती, ऐसा यहाँ बताया गया है। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातिनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा, यानी लैटिन चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था, यानी कि यहाँ पर दो भाग हैं, एक पश्चिमी यूरोप का भाग है और दूसरा पूर्वी यूरोप जो है बाइजेंटाइन जो साम्राज्य है, यानी कुस्तुंतनिया वाला जो है हिस्सा है, तो बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में ये बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। देखिए यहाँ पर तीन लोग हैं, एक तो पश्चिमी यूरोप है, पूर्वी यूरोप है और इस्लामिक सभ्यता है। जैसे ये आपका जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी वाला हिस्सा है और ये वाला जो है आपका अरब वाला हिस्सा है, यानी इस्लाम वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं या पुनरुत्थान हुआ है, तो पश्चिम ने इन दोनों से एडॉप्ट किया है, पूर्व से भी और अरब से भी, यानी पूरब के जो विचार हैं, अरब के जो विचार हैं, उनको एडॉप्ट करके पश्चिम में क्रांति आई है, नवचेतना आई है। तो इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था, उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और ये अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य से प्रेरणा लेकर और कुछ अरबों से प्रेरणा लेकर इन्होंने अपने जो साम्राज्य है इसको फिर से पुनर्गठित किया है। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। यानी कैसे यहाँ पर चेतना आई है, चेतना ऐसे आई है कि जैसे जैसे इनका व्यापार बढ़ा है, बाइजेंटाइन साम्राज्य से इस्लामी देशों से जब व्यापार बढ़ा है तो यहाँ के बंदरगाह फिर से पुनर्जीवित हो गए हैं। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसकी वजह से यूरोपीय देशों को भी व्यापार से जुड़ने का मौका मिला है और इसमें इटली के नगरों की मुख्य भूमिका भी इन्होंने निभाई है, यानी इसमें इटली के नगरों ने भी एक मुख्य भूमिका निभाई है। तो देखिए यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, चौथा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। इसी में पहला सब पॉइंट, बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लाम ने और इस्लामी सभ्यता के परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। तो ये चौथे का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। इसी में सेकंड सब पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे इटली के पुनरुत्थान के बारे में। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। यह आपका चौथे का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे करके यहां मैप दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं मैप, ये पूरा इटली का राज्य है, ये ऊपर तक पादुआ, वेनिस, मथुआ, ये सब इटली के ही भाग हैं और ये रोम है। अब बताया गया कि अब वे अपने आप को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग, आगे पे लिखा हुआ है, अंग के रूप में ही नहीं देखते थे बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। गणराज्य का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे आपके यहाँ राज्यों में क्या है, आपके राज्यों में जो लोकतांत्रिक पद्धति है भाई, व्यवस्था ये है कि लोग चुनकर आते हैं और चुने हुए लोग जो होते हैं अपनी जनता की तरफ से निर्णय लेते हैं, तो वही पद्धति यहाँ पर थी। इन नगरों में फ्लोरेंस और जो वेनिस है यहाँ पर ये गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे। दरबारी का मतलब क्या है, कोई शासक वहाँ पर नियुक्त किया गया है, जैसे आप अपने यहाँ यूनियन टेरिटरी को देख सकते हैं, उसी तरह के कोई अन्य जो है दरबारी नगर थे, कई अन्य जो है जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, पांचवा पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इटली के नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। ये चौथे पॉइंट का थर्ड सब पॉइंट कर लीजिए, पांचवा मत करिए, चौथे का थर्ड नहीं आएगा, चौथे का चौथा सब पॉइंट आएगा, जहां तक मेरा मानना है थर्ड पॉइंट आएगा। देखिए चौथे का थर्ड सब पॉइंट आएगा
चौथे का थर्ड सब पॉइंट है, और उसी में आप लिख लीजिए इटली के नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। अब जैसे बताया गया कि इनमें सर्वाधिक जीवन शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। ये यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। भाई ये अलग क्यों थे? ये अलग इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर एक तो धर्माधिकारी यानी पादरी वगैरह का रोल ज़्यादा नहीं था और सामंत वर्ग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, तो इस वजह से ये अन्य नगरों से अलग थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा लोकतंत्र और जो राजतंत्र है उसमें अंतर क्या होता है। लोकतंत्र में नागरिकता की भावना आती है, जबकि राजतंत्र में प्रजातंत्र की भावना आती है, प्रजा की भावना आती है। भाई अगर आप किसी राजा के अधीन है तो आप क्या मानेंगे कि हम फलाने शासक की प्रजा हैं। प्रजा का मतलब यही हो गया कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है, शासक जो चाहेगा वो आप करेंगे, आप वही मानेंगे। नागरिक का मतलब ये है कि लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक पद्धति है, आपको अपनी बात कहने का रखने का मौका है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे क्योंकि यहाँ पर पादरी वर्ग यानी धर्माधिकारी और सामंत वर्ग की बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं थी, तो यहाँ के जो धनी व्यापारी और महाजन जो हैं वो यहाँ पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे करके लोगों में नागरिकता की भावना यहाँ पर पनपने लगी है। ऊपर एक व्यक्ति का जिक्र आया है, बताया गया कार्डिनल गैस्पारो कोंतारेनी अपने ग्रंथ दी कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। हालांकि लिखना इतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, अगर आप बोर्ड स्टूडेंट्स हैं तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा ये फलाना जो ग्रंथ है किसने लिखा है, तो आप बता देंगे किसने लिखा है, कार्डिनल गैस्पारो कोंतारेनी ने लिखा है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब देखिए भाई सब चीज़ें बताई गई 14वीं 15वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ है। तो ये बताया इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद का पाठ पढ़ाया जाने लगा है। 1453 में कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ऑटोमन तुर्कों ने पराजित किया है। 1484 में पुर्तगाली गणतज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की है। 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने दी लास्ट सपर अंतिम भोज का चित्र बनाया है। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अगली हेडिंग है आपकी विश्वविद्यालय और मानवतावाद। अगर हम लोग यूरोप को भारत से कंपेयर करें तो भारत में विश्वविद्यालय जो है यूरोप से लगभग 1000 साल पहले से स्टार्ट हो गए थे। आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग यूरोप वालों की तुलना में प्राचीन भारत में भी कितने ज़्यादा अग्रणी थे। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। ये आपका पहला पॉइंट है। 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे। विधि शास्त्र का मतलब है कानून की पढ़ाई के अध्ययन केंद्र रहे। कानून की पढ़ाई पर जोर क्यों दिया गया? इसका रीजन ये था कि इन नगरों के प्रमुख जो क्रियाकलाप थे वो व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, इसलिए यहाँ पर वकीलों और नोटरी करने वालों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी। तो इसीलिए यहाँ पर कानून का अध्ययन एक प्रिय सब्जेक्ट बन गया है। तो आपका पहला पॉइंट हो गया और ये पहला सब पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लेकिन यहाँ पर जो कानून का अध्ययन किया गया है वो कानून का अध्ययन रोमन संस्कृति के संदर्भ में किया गया है। ऐसा इनका मानना ये था कि भाई जो रोमन संस्कृति है वो काफ़ी ज़्यादा आदर्श या उच्च संस्कृति है और वहाँ पर जिस तरह के कानूनी तौर तरीके या रीति रिवाज थे तो वही चीज़ें इन्होंने भी अडॉप्ट की हैं। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। कानून के अध्ययन में ये बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। यानी कि यहाँ पर जो कानून पढ़ा गया है, विधि शास्त्र का अध्ययन किया गया है, उसमें बदलाव ये है कि ये रोमन संस्कृति के संदर्भ में ये पढ़ा गया है। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है फ्रांचेस्को पेट्रार्क। तो फ्रांचेस्को पेट्रार्क ने इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया है, यानी रोमन संस्कृति के संदर्भ वाला जो परिवर्तन है इसका प्रतिनिधित्व किया है। पेट्रार्क के लिए पुराकाल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। इनका मानना यह था कि प्राचीन काल अगर हम अपना इतिहास उठाकर देखें तो प्राचीन काल में अगर हम लोग यूनानी और रोमनों को निकाल देंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो इनका मानना यह था कि अगर पुराकाल को हमें जानना है, पुराकाल की सभ्यता को जानना है, तो ये वास्तविक अर्थों में हम केवल यूनानी और रोमनों के जरिए ही हम जान सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। आगे यहाँ बताया गया है कि इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से ही नहीं सीखते हैं। कहने का मतलब ये कि पहले जो ओल्ड टेस्टामेंट के जो विचार थे, यानी कि जो ईसाईयत में ओल्ड टेस्टामेंट में पुराने जो विचार थे, अब वो विचार लोगों को गलत लगने लगे हैं क्योंकि लोग यहाँ पर तार्किक चिंतन करने लगे हैं, मनन करने लगे हैं। तो पुरानी जो ईसाईयत की परंपराएं थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर
विरोधाभास उत्पन्न कर रही हैं, क्योंकि जब नए विचार आते हैं तो पुराने विचारों से उनका द्वंद्व होता है और एक विरोधाभास की स्थिति क्रिएट होती है। तो ये जो नई संस्कृति हुई है, यानी इस नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया। यानी मानवतावाद कुछ और नहीं है, मानवतावाद तार्किक तरीके से सोचने की एक प्रक्रिया है, प्रवृत्ति है, इसको मानवतावाद नाम दिया गया है। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति शास्त्र विषय पढ़ाते थे। देखिए, मानवतावादी का मतलब होता है ह्यूमैनिटीज, ये अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन ये लैटिन शब्द यूनिटास से बना है और इसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील और निबंधकार सिसरो, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, इसने इसे संस्कृत के अर्थ में प्रयुक्त किया था। यानी जो ह्यूमैनिटास शब्द है, इस शब्द का प्रयोग जो है रोम में किसने किया है? सिसरो ने किया है और संस्कृत के अर्थ में किया है। ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली है मानवतावाद के बारे में कि मानवतावाद और कुछ नहीं है, बसर मतलब केवल और केवल क्या है? केवल और केवल तार्किक चिंतन करना, यही मानवतावाद है। तार्किक वैज्ञानिक सोच विकसित करना, यही मानवतावाद है। ये बात यहाँ समझाई गई है। आगे यहाँ बताया गया है, इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इसमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी था, जो पेट्रार्क का स्थायी नगर निवास था। पेट्रार्क वही जो फ्रांचेस्को पेट्रार्क है, इनका स्थायी नगर निवास कहाँ पर था? फ्लोरेंस में था। इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, लेकिन 15वीं शताब्दी में यहाँ की स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का सबसे बड़ा हाथ था। इनमें से एक व्यक्ति थे दांते अलिघियरी, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विषय से संबंधित नहीं थे। इन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई। दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो। इन्होंने जीते जागते रूपचित्र बनाए, यानी यथार्थ रूपचित्र बनाए। तो ऐसे करके फ्लोरेंस की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई है। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाने जाने लगा है और कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया है। रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हों और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। देखिए, ये रेनेसां का मतलब पुनर्जागरण के अर्थ में ही हम लोग लगाते हैं। तो पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए हैं जो अनेक रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। जैसे एक ही व्यक्ति विद्वान भी है, कूटनीतिज्ञ भी है, धर्मशास्त्रज्ञ भी है और वो कलाकार भी है। तो ये हम रेनेसां के युग के व्यक्ति ने, इन व्यक्तियों को रेनेसां व्यक्ति हम कह सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए, इनमें से हम कुछ पॉइंट हम यहाँ पर नोट डाउन भी करेंगे। अभी तक तो आपने 5वां पॉइंट और 5वें का दूसरा सब पॉइंट लिखा है। 5वें का थर्ड सब पॉइंट और लिख लेना, या फिर इसी में 5वें के दूसरे सब पॉइंट में थोड़ी सी बात आगे बढ़ा देना। फ्रांचेस्को पेट्रार्क इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक आपने बात लिख ली होगी। अगला यहां पर आपका 6वां पॉइंट आप लिखेंगे। यहां पर 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। छठे का पहला सब पॉइंट, सॉरी ये 5वां पॉइंट, हाँ 6वां पॉइंट आएगा। लातिनी शब्द ह्यूमैनिटास, जिससे ह्यूमैनिटीज शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो ने संस्कृत के अर्थ में लिया था। यानी कि जो ह्यूमैनिटास शब्द है, इसका अर्थ इन्होंने किस में लिया है? संस्कृत के अर्थ में लिया है। अब इसी में ही ये आपका 6वें का पहला सब पॉइंट हो गया। 6वें का सेकंड सब पॉइंट और आप लिख लेंगे। सेकंड सब पॉइंट आप लिख लेंगे, यानी कि 15वीं शताब्दी के ये विषय ऐसे लिख लेना कि ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। तो ऐसे करके आपको मानवतावादी की जो अवधारणा है वो स्पष्ट हो जाएगी। तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन होना, यही मानवतावादी सोच है। तो ये आपका 6वें का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 7वां पॉइंट आपका यहां पर आएगा। इसमें लिखेंगे 15वीं शताब्दी में इटली के नगर फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में इटली के नगर
फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का योगदान था या बड़ा हाथ था? पहला व्यक्ति है, पहला सब पॉइंट, दांते अलिघियरी, डैश लगा के यहां लिख देना, धार्मिक विषयों का विश्लेषक, धार्मिक विषयों का विश्लेषक। तो ऐसे करके समझ जाएंगे धार्मिक विषयों का विश्लेषक होने का मतलब क्या है। इन धार्मिक विषयों पर इसने क्रिटिकली थिंकिंग की है, आलोचनात्मक रवैया अपनाया है। तो दांते अलिघियरी क्या है? धार्मिक विषयों का आलोचक या धार्मिक विषयों का विश्लेषक है। और सेकंड यहां पे व्यक्ति है कलाकार जोटो, डैश लगा के लिख देना इसमें, कलाकार जोटो में जीते जागते रूपचित्र बनाए, जीते जागते रूपचित्र बनाए। तो आपने ये 7वां पॉइंट यहां पर लिख लिया होगा। इसके बाद रेनेसा शब्द जो है किस लिए इस्तेमाल होता है वो भी आप लिख लें। तो 8वां पॉइंट अब आपका आ जाएगा, रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हों और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो, तो उसके लिए रेनेसा व्यक्ति शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको याद ना रहे तो एग्जाम्पल ये वाला लिख सकते हैं उदाहरण के लिए, अगर याद रहे तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगली हेडिंग है आपकी इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। कहने का मतलब है मानवतावादी विचारधारा वाले जो लोग हैं वो यूरोप के इतिहास को लेकर किस प्रकार का नजरिया या दृष्टिकोण रखते हैं उसकी बात यहां पर की गई है। मानवतावादी विचारकों का मानना यह था कि रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद यूरोप में अंधकार का युग स्टार्ट हो गया है और ये ऐसा समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। यानी मानवतावादी वर्ग का उदय जो हुआ है 14वीं सदी में हुआ है। तो इनका मानना यह था 14वीं सदी में जैसे ही मानवतावादी वर्ग का उदय हो गया है तो ये लोग यूरोप में फैले अंधकार को हटाने का काम कर रहे हैं। यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ, ऐसा ये बोलते थे। मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समयावधि के लिए किया गया है। यानी मानवतावादी दृष्टिकोण वाले जो लोग हैं इन लोगों ने मध्यकाल शब्द को जो है रोम साम्राज्य के पतन के बाद का जो 1000 साल का समय है उसके लिए ये शब्द प्रयुक्त किया है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 9वां पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे और ये पॉइंट आपका यहां से लेकर यहां तक आएगा। आगे मानवतावादियों ने बताया है कि मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया। यह आपका 9वें का सब पॉइंट हो जाएगा। देखिए यहां पर काल विभाजन बताया गया है, जैसे 5वीं से लेकर 14वीं शताब्दी मध्य युग है, 5वीं से 9वीं शताब्दी अंधकार युग, यानी इसी में सब डिवीजन है इसका। 9 से 11 शताब्दी आरंभिक मध्य युग, 11 से 14 शताब्दी उत्तर मध्य युग और 15 शताब्दी से आधुनिक युग। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए आप में से कुछ अभ्यर्थी जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में ये होगा कि सर अपने भारत में जो इतिहास का विभाजन किया गया है वहां पर तो युग कुछ और है लेकिन यहाँ पर युग कुछ अलग है, ऐसा क्यों है? देखिए कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं हिस्ट्री के वो यूनिवर्सल होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी देश का इतिहास का अध्ययन करना है, हिस्ट्री का अध्ययन करना है, तो किसी देश के इतिहास के अध्ययन के लिए हम 3 इतिहासों को देखेंगे, जिसमें एक एंसाइंट आएगा, दूसरा मिडाइवल आएगा, मिडाइवल पीरियड आएगा और तीसरा मॉडर्न पीरियड आएगा। अब जरूरी नहीं है कि एंसाइंट वाला जो कालक्रम भारत का कालक्रम है वही कालक्रम यूरोप का भी हो सकता है भाई यूरोप में उतनी ज़्यादा उपलब्धियां ना रही हो जितनी ज़्यादा उपलब्धियां भारत में रही हैं, क्योंकि भारत में कुछ प्राचीन संस्कृतियां भी थी, सिंधु घाटी सभ्यता रही है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा उपलब्धियां थी, तो हमारा प्राचीन इतिहास काफ़ी गौरवशाली है। जैसे यूरोप में इतनी ज़्यादा नहीं रही है तो यूरोप में इतना ज़्यादा आपको इतिहास नहीं देखने को मिलेगा। उसी तरह से ये जो कालक्रम है यानी ये कालक्रम एक जैसा नहीं होगा। मान लीजिए भारत में जो एंसाइंट हिस्ट्री है वो ईसा पूर्व की जितनी तिथियां हैं, यानी ईसा पूर्व की जितनी तिथियां हैं उनसे लेकर 12वीं सदी तक का माना जाता है। 12वीं सदी तक का जो कालक्रम है वो आपका एंसाइंट में आता है। मिडाइवल में आपकी 13वीं सदी से लेकर और आपकी जो 18वीं सदी यानी कि जो औरंगजेब का पतन हो गया, औरंगजेब की सत्ता का पतन हो गया, उसी के साथ मुगल सत्ता का भी पतन हो गया है, तो उसके बीच का जो पीरियड है ये मध्य युग माना जाता है। और मॉडर्न में आप जानते हैं प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 तक का इतिहास इसमें आ जाता है। तो ऐसे हमारे यहाँ विभाजन है। तो किसी भी देश का जो विभाजन है वो उनके अनुसार होता है, यानी एक जैसा यूनिवर्सल नहीं होता है कि भाई यही यूरोप पे लागू होगा, यही भारत पे लागू होगा, यही चाइना पे लागू होगा, ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। कुछ देश आपने देखा होगा, कुछ देश जो हैं अभी हाल के ही कुछ सालों में 1-2 साल पहले आज़ाद हुए हैं,
तो क्या वो देश अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कब से स्टार्ट करेंगे? भाई अपनी मॉडर्न हिस्ट्री जब से उन्हें उनका जो है आज़ादी को लेकर उनके अंदर चेतना आई होगी तभी से स्टार्ट करेंगे। हमारी चेतना आई है 25-30 साल पहले, तो उनकी मॉडर्न हिस्ट्री 25-30 साल पहले से ही स्टार्ट होगी, ज़्यादा पहले से स्टार्ट नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं, यानी हम लोग अपने यहाँ जो जो गतिविधियाँ हुई हैं उन गतिविधियों के आधार पर अपने इतिहास का विभाजन करते हैं, और यही यूरोप के संदर्भ में हुआ है। भाई यूरोप के संदर्भ में उनका जो मिडाइवल पीरियड है उन्होंने चौथी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में माना है, आधुनिक युग है 15वीं शताब्दी से माना है। तो ये उनके यहाँ के लिए है, ये जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ भी लागू हो। तो ये बात आपके मन में स्पष्ट हो गई होगी। आगे यहाँ बताया गया है कि इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध बढ़ते गए वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि अथवा असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में दुविधा जताई। कहने का मतलब ये है कि देखिए अपने भारत में भी है, जैसे भारत में क्या है, कुछ इतिहासकार अपने भारत के ऐसे हैं जो किसी विशेष कालक्रम को भारत का अंधकार का युग मानते हैं। जैसे कई लोगों का मानना ये है कि भारत में जब से मुस्लिम शासन स्थापित हुआ और मुगल सत्ता रही एंड तक, तो वो जो पीरियड रहा है वो पीरियड भारत के इतिहास का अंधकार का युग है। जबकि कई इतिहासकार इसका खंडन भी करते हैं। कई इतिहासकारों का मानना ये है कि नहीं, वो अंधकार का युग नहीं है, वहाँ से हमने कई सारी नई चीज़ें सीखी भी हैं। अगर वो अंधकार का युग होता तो उसी पीरियड में भक्ति आंदोलन भी स्टार्ट हुआ, यानी भक्ति आंदोलन स्टार्ट नहीं हो पाता। और भक्ति आंदोलन का प्रभाव ये रहा कि समूचे भारत में लोग उससे जुड़ पाए और लोग धर्म के प्रति कह सकते हैं और ज़्यादा उनका जुड़ाव हो पाया। पहले जो कुछ वर्ग विशेष के लोग धर्म से जुड़े हुए थे, अब ऐसा नहीं था, अब आम जन भी धर्म से जुड़ पाया है। तो हर चीज़ के दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, देखने के दो नजरिए हैं। कुछ लोग उसमें सकारात्मक पक्ष देखते हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा कई लोग ये कहते हैं कि भारत के इतिहास का सबसे अच्छा जो कालक्रम है वो गुप्त काल है, गुप्त पीरियड सबसे अच्छा कालक्रम है। लेकिन अगर वो गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल में व्याप्त वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था, उस पर भी बात उन्हें करनी पड़ेगी, और वहीं पर वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो हर कालक्रम की कुछ विशेषताएं भी हैं और कुछ कमियां भी हैं। अगर आप किसी एक पर फोकस करेंगे, केवल कमियों पर ही फोकस करेंगे या केवल अच्छाइयों पर ही फोकस करेंगे तो भी गलत है। आपको दोनों पर बैलेंस बना के रखना है, दोनों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ें बतानी है। तो ये होता है। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर बताई गई है कि मानवतावादी दृष्टिकोण की जो विचारधारा है कि अंधकार का युग माना है, तो इसको कई लोगों ने, कई इतिहासकारों ने इसका खंडन भी किया कि पूरी तरह से अंधकार का युग नहीं था, कुछ वहाँ पर भी चेंजेस आए हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अगली हेडिंग है आपकी विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान। देखिए पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के जो विद्वान थे ये यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, लेकिन इन लोगों ने रचनाओं का आम जन तक प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के जो ग्रंथ हैं इनके अनुवादों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और इसके लिए इन लोगों ने अपने विद्वानों की रीढ़ी नहीं है ये, बल्कि अरब के अनुवादकों की रीढ़ी है। देखिए अरब के अनुवादक जो थे वो इस मामले में इनसे 4 कदम आगे थे। अरब के विद्वानों ने जितने भी इनके पड़ोस के मुल्क थे या जितने भी ऐसे मुल्क थे जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग हुए, अच्छे अच्छे विद्वान हुए, उन सबकी कृतियों को अपनी भाषा में अनुवाद किया था ताकि उनके ज्ञान से वो लोग परिचित हो सकें। तो ऐसे करके अरबियों ने अपनी ज्ञान का, अपने कौशल का विकास किया, क्योंकि उन्होंने अन्य देशों की कृतियों को भी पढ़ा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि अरबी भाषा में प्लेटो अफलातून के नाम से, एरिस्टोटल अरस्तु के नाम से जाने जाते थे, जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। क्योंकि इनके पास और कोई सोर्स ही नहीं था, भाई अरबी ये काम पहले कर चुके, अरब के लोग ये काम पहले कर चुके थे, तो इन लोगों ने अरब के लोगों की हेल्प ली और उनकी मदद से उनके ग्रंथों का अनुवाद करना फिर से स्टार्ट कर दिया। यानी पहले अरबियों ने अपनी भाषा में, यानी जो भी ग्रंथ थे, रोमन या यूनानी के ग्रंथ थे, उनका अपनी भाषा में अनुवाद किया था। तो बाद में जब यूरोप के लोगों में चेतना आई है तो यूरोप के लोगों ने इनकी मदद से जो अरबी भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हैं महान लोगों के, उन ग्रंथों का फिर से अपनी यूरोपियन भाषा में अनुवाद करना स्टार्ट कर दिया था। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टोलेमी के अल्मेजेस्ट खगोल शास्त्र का एक रचित ग्रंथ जो 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी में भी अनुवाद हुआ। तो यहाँ पर ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जिनका इन्होंने अनुवाद किया है। तो देखिए यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, 10वां पॉइंट आप लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया।
इसी में सब पॉइंट। एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, तो दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। यह आपका 10वें का पहला सब पॉइंट। और 10वें का सेकंड सब पॉइंट में कौन कौन से ग्रंथ थे? ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। आपने 10वें के दोनों सब पॉइंट लिख लिए हैं। आगे बताया गया मुसलमान लेखकों जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, इनमें अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी सम्मिलित थे। यानी मुसलमान लेखकों में अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक हैं इब्न सीना और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक हैं अल राजी, ये लोग सम्मिलित थे। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की और बाद में इनकी जो पद्धति है इस पर ईसाई चिंतकों ने भी विचार किया है। तो यहां पर अगला पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, इसी में अगला पॉइंट आपका 11वां पॉइंट है। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। तो ये आपने 11वां पॉइंट लिख लिया होगा। अब देखिए यहां पर एक और अच्छी बात बताई गई है। इस काल में विद्यालय तो होते थे, जैसे यूनिवर्सिटियां खोली गई थी, लेकिन वो केवल लड़कों के लिए ही थी। ये भी यहां पर हमें ध्यान रखना है। यानी कि जन सामान्य में शिक्षा जो थी वो केवल मेल्स के लिए थी, फीमेल्स के लिए नहीं थी। अगली हेडिंग है आपकी कलाकार और यथार्थवाद। कहने का मतलब यह है कि कलाकारों ने कैसे यथार्थवाद का प्रयोग किया है अपनी कला में, तो वो बात यहां पे बताई गई है। यहां बताया गया कि उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी। कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई। यानी मानवतावादी विचारों को फैलाने में कला की भूमिका रही, वास्तुकला की भूमिका रही और जो प्राचीन ग्रंथ थे उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसे करके मानवतावादी विचार फैल पाए। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। यानी पूर्व में जो कलाकारों ने चित्र बनाए थे उनका अध्ययन करने से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली और उसी के जैसा उन्होंने बनाने का प्रयास भी किया। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की। अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया। 1416 में दोनातोल्लो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। यानी कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जो अपने प्राचीन साम्राज्य रहे थे उन साम्राज्यों में किस प्रकार की मूर्तिकला थी, वास्तुकला कैसी थी, वहां की कला कैसी थी, तो उसका अध्ययन किया और उसी से प्रेरणा लेकर नवीन संरचनाएं क्रिएट की हैं। तो यहां पर अब आप लोग लिखेंगे, इसमें आपका 12वां पॉइंट आएगा। इसमें लिख लेना आप, पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। इसी में आपका पहला सब पॉइंट, 1416 में दोनातुल्ला ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। अब आगे बताया गया है कि कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। देखिए ये वही समय था, 14वीं सदी का वही समय था जब वैज्ञानिक प्रयास भी स्टार्ट हो गए थे। लोग वैज्ञानिक चिंतन भी कर रहे थे, विज्ञान में भी प्रगति करना स्टार्ट कर दिया था। तो कलाकारों ने इन वैज्ञानिकों का भी सहयोग लिया है। जैसे नरकंकालों का अध्ययन करने के लिए ये लोग आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशाला में भी गए हैं ताकि उन्हें शरीर रचना की और ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके और ये अपनी कला में और ज़्यादा उससे निखार कर सकें। बेल्जियम मूल के आंड्रियस वेसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, चीरफाड़ करने वाले व्यक्ति थे। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, 12वें पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे, कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। अब देखिए ये बेल्जियम मूल के जो आंड्रियस वेसेलियस हैं, इनके बारे में आप नोट करके लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
क्योंकि ये जीके का प्रश्न है, यानी जीके के बारे में जानकारी है, ये कौन है। तो यहाँ पर आप नोट करके लिख लेना कि बेल्जियम मूल के ऑन्ड्रियस बेसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की। ये पहले व्यक्ति थे। मेडिकल साइंस से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको तो पता ही होगा नाम, आप ये नोट में आप लिख लीजिए। अब देखिए बताया गया इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का भी प्रारंभ हुआ। 14वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में लियोनार्डो दा विंची का नाम सबसे पहले आता है और वो इसी काल में हुए हैं। इनका कालक्रम 1492 से लेकर 1519 का है। इनके बनाए हुए चित्रों में मोनालिसा की पेंटिंग और द लास्ट सपर चित्र जो है काफ़ी फेमस हुए हैं और इनसे संबंधित कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब आप लोग 12वें का थर्ड सब पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्रों की रचना की। इनका ये ड्रीम था कि ये आकाश में उड़ सकें और ये वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण भी करते रहे और बाद में इन्होंने एक उड़न मशीन, एक फ्लाइंग मशीन का एक डिजाइन भी तैयार किया। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा कल्पनाशील व्यक्ति थे, क्रियाशील व्यक्ति थे। तो ये सब बातें यहाँ बताई गई है। यहाँ पर चित्रकारों की बात की गई है। देखिए प्राचीन समय की जो पेंटिंग्स हैं वो मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि पेंटिंग्स जो होती हैं वो लंबे समय तक संरक्षित नहीं रखी जा सकती हैं। जो चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियाँ नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह इन्होंने भी यथार्थ चित्र, यथार्थ का मतलब जो रियलिटी में ये देख रहे हैं उसी तरह से चित्रित करने का उसे प्रयास किया है। इसी समय इन्हें रेखागणित का भी ज्ञान हो गया है। तो रेखागणित के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकता है और इसकी मदद से ये लोग अपने चित्रों में त्रिआयामी रूप भी दे सकते हैं। लेप चित्र के लिए तेल एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक बनाया। यानी कि लेप चित्र का प्रचलन भी यहाँ पर हो चुका है और तैलीय रंगों के आने से यहाँ पर यह हुआ है कि चित्र पहले की तुलना में अधिक रंगीन और चटक हो गए हैं। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है और ये चीज जो थी इन्होंने मंगोलों से सीखी थी। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी और सौंदर्य की दृष्टि से सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। और यथार्थवाद की परंपरा जो है 19वीं शताब्दी तक लगातार चलती रही है। तो यहाँ पर अब आप लोग 13वां पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चित्रकारों ने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। चित्रकारों ने मूर्तिकारों की तरह यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। इसी में सब पॉइंट शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। तो यहां आपने 13 पॉइंट और 13वें का सब पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगली हेडिंग है आपकी वास्तुकला। देखिए वास्तुकला के लिए इन्होंने प्रेरणा कहां से ली है? वास्तुकला के लिए इन्होंने प्रेरणा जो है रोमन साम्राज्य के जो खंडहर हैं या अवशेष हैं, तो उनका उत्खनन करवा के वहां पर जो भी उनके खंडहर या अवशेष प्राप्त हुए थे उनका बारीकी से अध्ययन करके इन्होंने अपनी वास्तुकला को संवारा है। 15वीं शताब्दी में बताया गया कि रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। 1417 से जो पोप हैं वो राजनीतिक दृष्टि से काफी शक्तिशाली बन गए हैं और इन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित भी किया है और सबसे ज्यादा योगदान दिया पुरातत्वविदों ने। पुरातत्वविदों द्वारा रोम के जो अवशेष हैं उनका बारीकी से उत्खनन किया गया और इनके उत्खनन से एक नई शैली प्रोत्साहित हुई और ये नई जो शैली थी इसको शास्त्रीय शैली कहा गया, क्योंकि ये रोमन साम्राज्यकालीन शैली का पुनरुद्धार थी, इसी वजह से इसको शास्त्रीय शैली कहा गया। तो यहां पर अब आप लोग 14वां पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे पुरातत्वविदों द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। इसी में पहला सब पॉइंट या फिर इसी में लिख लेना कंटिन्यू करके, इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। तो देखिए यहाँ पर रोमन साम्राज्य की जो शैली थी उसका इतना ज़्यादा क्रेज था कि जो पोप हैं या धनी व्यापारी हैं या अभिजात वर्ग के लोग हैं तो ये उन वास्तुविदों को अपॉइंट करते थे जिन वास्तुविदों को शास्त्रीय शैली पता थी, यानी रोमन साम्राज्य वाली शैली पता थी, तो उनको अपॉइंट करते थे ताकि उनकी मदद से वो रोमन साम्राज्य में जैसी भवन बनते थे उसी प्रकार के भवन अपने लिए बनवा सकें। तो ये बात यहाँ बताई गई है। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे, यानी कहने का मतलब है मल्टी टैलेंटेड लोग जिनके पास एक से ज़्यादा टैलेंट हो। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो बुआनारोतुई है,
जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र, दी पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे की गुम्बद का डिजाइन बनाया। तो ऐसे कई व्यक्ति हुए हैं जो एक से ज़्यादा प्रतिभा रखते थे। तो यहाँ पर इसमें आप लिख लेना 15वां पॉइंट करके, इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे। ये आपका 15वां पॉइंट है। इसमें पहला सब पॉइंट करके उदाहरण, माइकल एंजेलो बुओनारोत्ती, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र, दी पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे की गुम्बद का डिजाइन बनाया। ये उदाहरण हो गया पहला उदाहरण। एक उदाहरण और दिया गया वास्तुकार फिलिप्पो ब्रूनेलेसी का। इनके बारे में बताया गया कि इन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुम्बद का प्रारूप प्रस्तुत किया था। और इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया कि अब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी, ना कि पहले की तरह उसके संघ या श्रेणी के नाम से। कि संघ या श्रेणी का मतलब क्या है, कौन सी संघ से आता है, कौन सी श्रेणी से आता है, उस श्रेणी का नाम क्या है। अब ऐसी नहीं है, अब व्यक्ति की जो भी कलाकार है, जो भी प्रतिभावान व्यक्ति है, उसकी इंडिविजुअल पहचान यहाँ पर होने लगी है। ये सबसे बड़ा चेंजेस है। तो यहाँ पर आपने 15वां पॉइंट नोट कर लिया है। 16वां पॉइंट यहाँ पर आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इस काल में एक अनोखा बदलाव आया, अब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी, ना कि पहले की तरह उसके संघ या श्रेणी के नाम से। यह आपका 16वां पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए इसी के साथ ये देखिए 16वां पॉइंट हो जाएगा आपका। और इसी के साथ हम लोग अपना जो पार्ट 1 है ये पूरा कर चुके हैं। अब इसके आगे का जो पार्ट है हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।